1974 में यानी 1974 में दो वैज्ञानिक रसेल एलन हल्स और जोसेफ हूटन टेलर यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और उस समय उन्हें एक ऐसा पल्सर दिखा जो बाइनरी स्टार से निकल रहा था और वो स्टार, वो तारा अपनी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में जिस हिसाब से कमी कर रहा था वो एकदम आइंस्टाइन की भविष्यवाणी से मेल खाता था। और जब ये खोज इनके हाथ लगती है तब इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा जाता है। लेकिन उस समय दुनिया को नई खोज की भी किरण दिखाई देती है और वो थी ग्रेविटेशनल वेव, जिसकी भविष्यवाणी कुछ दशकों पहले आइंस्टाइन ने की थी। यहाँ तक पहले बाइनरी पल्सर को ही ग्रेविटेशनल वेव का इनडायरेक्ट एविडेंस माना गया, लेकिन जरूरत थी उसे बेहतर तरीके से खोजने की, क्योंकि यही खोज आने वाले टाइम में पूरी दुनिया बदलेगी और 21वीं सदी की सबसे महान खोजों में से एक मानी जाएगी। और आज की infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। यूनिवर्स का सबसे बड़ा दानव जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था पर कोई जान नहीं सका था, और उसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे ना तो इंसानों ने करीब से देखा है और ना ही समझा है। बस ये एक थ्योरी है, हालांकि अब थोड़ी झलक हमें इसकी मिलने लगी है। लेकिन सच तो यही है कि अभी तक हम ब्लैक होल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है ये तो जानना असंभव है। हाँ, लेकिन कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने उस ब्लैक होल के अंदर की आवाज सुनी। लेकिन अब आप सोचेंगे उसके अंदर की आवाज, भला ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक ब्लैक होल के द्वारा निकले ग्रेविटेशनल वेव को आवाज में बदलकर सुनते हैं। लेकिन जितनी आसानी से हमने ये जाना उतना आसान इसको खोजना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव ना तो दिखाई देती है और ना ही किसी चीज से टकराती है और ना ही ये कोई पार्टिकल एमिट करता है। तो भला इसे वैज्ञानिकों ने ढूंढा कैसे और कैसे इसको आवाज में बदलकर सुना? तो इसकी शुरुआत होती है आज से कुछ 100 साल पहले, जब न्यूटन ने अपने ग्रेविटी के सिद्धांत को जन्म दिया था। और उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, जो कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा फेमस रही थी। और उसी में उनके दो सबसे बड़े सिद्धांत थे, जिसमें से पहला था कि स्पेस हमेशा स्थिर रहता है, यानी हर किसी के लिए किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा समान रहेगी। और दूसरा सिद्धांत ये था कि यूनिवर्स के हर जगह पे समय का मान एक ही होगा, यानी टाइम पूरे यूनिवर्स में भी स्थिर रहेगा। और फिर इन दोनों सिद्धांतों ने इंसानों को काफी हद तक संतुष्ट किया और सुकून से सोने दिया। लेकिन हलचल कुछ 100 सालों के बाद मची, जब आइंस्टाइन ने न्यूटन की प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका को पढ़ा और उसको अच्छे से समझा। और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि न्यूटन जो सोच रहे थे वो गलत था, क्योंकि अगर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए स्थिर है तो उस ऑब्जेक्ट की साइज भी हर किसी को एक समान दिखनी चाहिए। यानी कि अगर कोई उस ऑब्जेक्ट को पास से देखे तब जो साइज उसे दिखाई दे वही दूर से देखने वाले को भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की साइज अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होती है। और आइंस्टाइन ने मैथ के द्वारा साबित भी कर दिया था। और फिर जो सबसे जरूरी था कि आखिर टाइम स्थिर है या नहीं, क्योंकि टाइम का आभास होता है लेकिन उसे हम कभी देख नहीं सकते। और कहीं ना कहीं आइंस्टाइन को लगता था कि टाइम रिलेटिव है, जिसके लिए आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का फॉर्मूला यूज किया और टाइम को रिलेटिव बताया, यानी कि टाइम का मान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। और बाद में ये साबित भी हो जाता है कि ग्रेविटी का मान बढ़ने से समय धीमा होता है, स्लो होता है, और जहां पर ग्रेविटी का मान कम रहेगा वहां पर टाइम तेजी से व्यतीत होगा, तेजी से बीतेगा। लेकिन फिर आइंस्टाइन यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने स्पेस और टाइम को जोड़ना शुरू किया और उसको टेंसर कैलकुलस का यूज करके जोड़ा और फिर बताया कि स्पेस टाइम अलग अलग नहीं बल्कि एक है। जैसे कि एक जाल में धागे बुने होते हैं, वैसे ही स्पेस टाइम आपस में गुथे हुए हैं, जिसमें हम तनाव भी पैदा कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जैसे पानी को दबाव डालकर उसके आकार को बदल सकते हैं, वैसे ही अपने स्पेस को ग्रेविटी के सहारे मोड़ सकते हैं, उसमें तनाव भी पैदा कर सकते हैं। इसे साधारण भाषा में समझे तो मान लीजिए स्पेस टाइम एक तालाब के रूप में है
और जब उसमें पत्थर गिराया जाता है या पत्थर फेंका जाता है तो वहां पर लहरें पैदा होती है। वैसे ही स्पेस में जब कोई ऑब्जेक्ट हलचल पैदा करेगा तो स्पेस में भी लहरें पैदा होंगी और वही ग्रेविटेशनल वेव होगी। और फिर क्या था, आइंस्टाइन ने इसमें काफी हद तक काम किया और 1916 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा ग्रेविटेशनल वेव को मैथमेटिकली साबित करने के बाद जब उसका एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन की तो उन्हें लगा कि हमारी धरती इतना कम ग्रेविटेशनल वेव पैदा करती है कि उसकी जांच करना असंभव होगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धरती सूरज का चक्कर लगाती है तब वो हर सेकंड ग्रेविटेशनल वेव के रूप में 200 वाट की ऊर्जा उत्पन्न करती है और ये इतना कम है कि किसी भी कीमत पर इसकी जांच करना असंभव है। और उस टाइम आइंस्टाइन को लगा कि ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी ही बनकर के रह जाएगी, क्योंकि उस टाइम ना तो इतनी बेहतर टेक्निक थी ना ही एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। फिर क्या था, ग्रेविटेशनल वेव की अवधारणा सिर्फ एक कल्पना बनकर के बंद कोने में पड़ गई थी। लेकिन आइंस्टाइन के जाने के कुछ दशकों के बाद एक वैज्ञानिक की सोच ने ग्रेविटेशनल वेव की खोज की नींव रखी और उनका नाम था किप थॉर्न। किप थॉर्न एक थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से एक ग्रेविटेशनल वेव भी है और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की बेहतरीन मूवी इंटरस्टेलर में भी सभी कहानियों की खोज और रिसर्च भी किप थॉर्न ने ही की थी। लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था कि धरती से पैदा होने वाला ग्रेविटेशनल वेव इतना हल्का है कि इसकी खोज करना इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ किप थॉर्न इस बात में जुटे थे कि आखिरकार ग्रेविटेशनल वेव की खोज की तो कैसे की जाए, क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल वेव इतना कम था कि उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल था। इसलिए किप थॉर्न ऐसे सोर्स की तलाश में थे जहां से ग्रेविटेशनल वेव निकल सके। फिर एक दिन किप थॉर्न के दिमाग में एक आइडिया आता है कि भले ही धरती और सूरज जो ग्रेविटेशनल वेव पैदा करते हैं और उन्हें हम भले ही ना डिटेक्ट कर सके, लेकिन अगर कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट होगा तो वो बहुत बड़ी मात्रा में वेव्स को पैदा करेगा और वो धरती तक जरूर आएगी और उन्हें हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये था कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आखिरकार क्या हो सकता है जो कि इतनी मात्रा में वेव्स को पैदा करे। फिर किप थॉर्न ब्लैक होल का चुनाव करते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का मास किसी तारे के कंपैरिजन में करोड़ों गुना होता है, इसलिए उसके द्वारा पैदा किए गए वेव्स धरती तक भी आएंगे और सबसे जरूरी ये है कि उनकी मात्रा इतनी ज्यादा होंगी कि उन्हें हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। और फिर किप थॉर्न सोचते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लैक होल में डिस्टॉर्शन कब पैदा होगा। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जब दो ब्लैक होल आपस में टकराएंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे तब उस टाइम सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव पैदा होंगी, क्योंकि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से मिलने लगेंगे तब वो एक्सीलरेट करेंगे, जिसकी वजह से स्पेस और टाइम में एक भारी डिस्टर्बेंस पैदा होगा और वही डिस्टर्बेंस ही ग्रेविटेशनल वेव होंगी। और ये इतनी ज्यादा होंगी कि बहुत ही आसानी से धरती तक पहुंच जाएंगी। और इस एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि एक बोट है जो एक तालाब में चल रही है। मान लीजिए कि बोट ब्लैक होल है और तालाब का पानी स्पेस और टाइम है। अब जब तक वो बोट धीरे धीरे चल रही है तब तक वो तालाब में छोटी छोटी लहरें पैदा करेगी, लेकिन जैसे ही उस बोट की स्पीड यानी कि उसकी गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लहरें भी बड़ी होती जाएगी और तालाब के किनारे बैठा व्यक्ति इस बदलाव को देख पाएगा। वैसे ही ब्रह्मांड की बहुत सी जगह पर यह घटना हो रही है और ग्रेविटेशनल वेव हमारी धरती तक पहुंच रही है। बस कुछ ऐसा चाहिए जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सके। इसलिए किप थॉर्न उस समय के फिजिसिस्ट राइनर वाइस के पास जाते हैं और अपनी योजना बताते हैं। और राइनर वाइस भी इसमें काफी काम कर चुके थे और यहाँ तक कि वो भी ऐसे ही डिजाइन के बारे में सोच रहे थे जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सके, और इसलिए उन्हें किप थॉर्न का आइडिया काफी पसंद आता है। फिर क्या था, किप थॉर्न और राइनर वाइस का दिमाग इस बात में लग जाता है कि आखिर कैसे उसे डिटेक्ट किया जाए और कैसा डिटेक्टर बनाया जाए, क्योंकि इतनी हल्की वेव को मापना वाकई में मुश्किल काम था जितना कि किसी इलेक्ट्रॉन को मापना। इसलिए लाइट का चुनाव करते हैं, क्योंकि लाइट ही एक ऐसी चीज है जिस पर स्पेस का प्रभाव आसानी से दिखाई देता है। क्योंकि जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के दौरान बताया कि लाइट ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाती है और उसके लिए प्रिडिक्शन भी किया था,
जिसे एक्सपेरिमेंट करके देखा भी गया और उसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और वैसे ही जब वेव धरती पर आएंगी तो सबसे पहले उन लाइट पर असर डालेंगी और उस लाइट को डिटेक्ट करना काफी आसान होगा। इसलिए किप थॉर्न एल शेप का डिटेक्टर बनाना चाह रहे थे जो कि ग्रेविटेशनल वेव के प्रभाव को माप सके। और आगे चलकर यही LIGO यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनता है। लेकिन LIGO जैसी मशीन बनाने के लिए बहुत खर्चा था, जिसके लिए प्राइवेट फंड से कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए कीप थॉर्न इसका प्रस्ताव अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के सामने रखते हैं और फिर उन्हें इसके लिए लगभग $1.1 बिलियन दिया जाता है। कीप थॉर्न खुद मानते हैं कि इतना बड़ा निवेश शायद ही किसी प्रोजेक्ट में किसी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अब अगर हम ये समझ ले कि आखिर लीगो काम कैसे करता है, तो सबसे पहले इसमें 2 पाथ बनाए जाते हैं जिसकी लंबाई 4-4 किलोमीटर होती है और हर पाथ अपने आप में एक सिलेंड्रिकल वैक्यूम होता है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है और रिफ्लेक्ट होती है। यानी जो 4 किलोमीटर का पाथ होता है वो पूरे तरीके से वैक्यूम है ताकि बाहरी प्रभाव से लाइट को बचाया जा सके। और सबसे बड़ी चीज कि जब वो लाइट सोर्स यानी लेजर से निकलती है तब 4 किलोमीटर तक ट्रैवल करके मिरर से टकराकर वापस आती है। पर ध्यान रहे कि वहां पे जो मिरर होता है वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, इसलिए लाइट जब टकराती है तो 100% रिफ्लेक्टिविटी के साथ वापस आती है। मतलब कि ये मिरर इतना रिफ्लेक्टिव होता है कि अगर इससे 30 लाख फोटोन टकराएंगे तब जाकर उसमें से सिर्फ एक फोटोन ऑब्जर्व होगा। इसलिए ये मिरर इतना कारगर है। अब मान लीजिए कि वो लाइट सोर्स से निकलती है और एक सीमित समय में मिरर से टकरा करके वापस आती है, तो इसका मतलब स्पेस में कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हलचल हुई तो वो लाइट सीमित समय में वापस नहीं आ पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि लाइट की ऊर्जा में चेंजेस आएंगे, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब होगा कि स्पेस में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ है और ये डिस्टर्बेंस सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव की वजह से ही हुआ होगा। और इसी सिद्धांत पे लीगो को बनाया गया। और ऐसा नहीं था कि लीगो को सिर्फ एक ही लोकेशन पे लगाया गया, बल्कि ऐसे मशीन कई जगह पर लगाए गए थे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर थे वो हैनफोर्ड, लिविंगस्टन और वर्गो थे, जिनका काम भी ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करना था। इसलिए इन्हें बनाने के बाद ग्रेविटेशनल वेव का शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस मेहनत का फल 14 सितंबर 2015 को मिलता है, क्योंकि उस दिन पहली बार डायरेक्ट ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो लहरें धरती तक आई थी वो लगभग 1.3 बिलियन लाइट ईयर दूर पर मौजूद 2 ब्लैक होल के टक्कर से आई थी। और जब वो हमारी धरती से होकर गुजरी तो जो लाइट वैक्यूम से गुजर रही थी वो मुड़ जाती है, जिसकी वजह से उन लाइट को वापस से लेजर के पास आने में वक्त लगता है। और दूसरी चीज ये थी कि जब उन लाइट की वेवलेंथ को मापा गया तो उसमें भी चेंजेस को देखा गया, क्योंकि जब लाइट किसी ऐसे पाथ से गुजरेगी जहां पर स्पेस मुड़ा हुआ है तो वहां पर लाइट रेड शिफ्ट की तरफ जाएगी, मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और उसका कलर लाल हो जाएगा और फिर उसकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो यही घटना उस टाइम वैज्ञानिकों को दिखाई दी। और सबसे जरूरी ये था कि जो पैटर्न उन्हें एक डिटेक्टर में दिखा वही उन्हें तीनों डिटेक्टर में दिखाई दिया। और ये जो लहर आई थी वो 2 ब्लैक होल के टक्कर से आई थी, जिनका मास 29 और 36 सोलर मास के बराबर था। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब उनका मास 62 सोलर मास के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इनका मास मिलने के बाद 65 सोलर मास होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ 62 सोलर मास ही है। इसका मतलब जो मास गायब है वो मिलते समय ग्रेविटेशनल वेव में बदल गया होगा और उसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि ये हमारी धरती तक भी पहुंची। और सबसे जरूरी ये है कि ये हमें जानकारी देता है कि कैसे यूनिवर्स का हर मास लगातार अपनी ऊर्जा ग्रेविटेशनल वेव के रूप में निकाल रहा है और अलग अलग प्लैनेट, स्टार, सुपरनोवा, बाइनरी स्टार और ब्लैक होल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव का उत्सर्जन करते हैं। ये एकदम ऐसा ही है जैसे कोई इंसान बहुत धीरे धीरे चले तो वो अपनी एनर्जी बहुत धीरे धीरे खत्म करेगा और काफी कम मात्रा में खत्म करेगा। लेकिन वही इंसान जब बहुत तेजी से भागेगा तो कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म करेगा। वैसा ही हमारे यूनिवर्स में होता है कि जब प्लैनेट घूमता है तो वो बहुत धीमे धीमे ऊर्जा ग्रेविटेशनल वेव के रूप में निकालता है।
लेकिन एक सुपरनोवा अपने विस्फोट के दौरान ज्यादा ऊर्जा ग्रेविटेशनल वेव के रूप में निकालता है और एक दूसरे से मर्ज होता हुआ ब्लैक होल सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव के रूप में निकालता है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे प्लैनेट से हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर की इंफॉर्मेशन का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार के लिए आप प्लैनेट और सुपरनोवा को देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल को देख पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो लाइट को भी सोख लेता है। इसलिए उसके अंदर क्या है इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव की खोज से अब उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी हम जान पाएंगे। इसलिए ये खोज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ये पहली घटना थी जिसने वैज्ञानिक समुदाय को इस सदी की सबसे बड़ी खोज करके दी। और इसी खोज के लिए ही राइनर वाइस, बैरी सी बैरिश एंड कीप थ्रोन को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन ये तो बात हो गई कि आखिर कैसे हमने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया और कैसे उसे खोजा। लेकिन अब अगर बात करें कि आखिर ग्रेविटेशनल वेव बिहेव कैसे करती है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और ये वेव जहां जहां जाती है वहां की लोकेशन और टाइम पर इम्पैक्ट डालती है। इसको हम ऐसे समझे कि मान लीजिए हमारी धरती किसी ब्लैक होल के पास होती है और ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, तो वहां से निकली हुई वेव हमारी धरती पर तनाव पैदा करती है और हर चीज कुछ टाइम के लिए फैल जाती है। जैसे बने हुए बड़े बड़े बिल्डिंग तन जाते हैं और बड़े बड़े ब्रिज भी फैल जाते हैं, और जब वो गुजर जाती है तो धरती पे एक भारी तबाही आती है क्योंकि हर चीज टूट फूट जाती है। अब ये वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की तरह बिहेव करती है। जैसे लाइट की एम्पलीट्यूड एक बार मैक्सिमा और फिर मिनिमा के रूप में चलती है, वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव भी जब धरती से गुजरेगी तो एक बार इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करेगी तो दूसरी बार इसे वर्टिकल स्ट्रेच करेगी। और यही पैटर्न लीगो के डिटेक्शन में भी देखा गया था। और दूसरी चीज, वैज्ञानिक ये भी मानने लगे हैं कि ये वेव्स एनर्जी कैरियर का काम करती है। और सबसे जरूरी ये कि जब भी आप ग्रेविटेशनल वेव के प्रभाव में आएंगे तो वहां समय भी धीमा होगा, क्योंकि जैसे ग्रेविटी का मान ज्यादा होने से स्पेस में बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है और जिसकी वजह से वहां पर टाइम धीमे गुजरता है, वैसे ही जब ग्रेविटेशनल वेव जहां से गुजरती है वहां भी टाइम का प्रभाव बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव की वजह से स्पेस में काफी तनाव आ जाता है। और जब ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव आती है तो हमको वही ये पैटर्न देती है जिससे हम ब्लैक होल की सारी जानकारी पाते हैं। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव की फ्रीक्वेंसी को देखा तो उन्होंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पहला था स्पाइरल, जिसमें सबसे पहले ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ चक्कर लगाते हुए पास आते हैं, और इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और दूसरी सिचुएशन आती है मर्जर की, जिसमें 2 ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर लगाकर मिल जाते हैं, और इस सिचुएशन में जो ग्रेविटेशनल वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो एकदम से कई गुना बढ़ जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक तालाब में 2 नाव एक दूसरे से टकरा जाए और उस टाइम बहुत ज्यादा हलचल उस तालाब में पैदा होगी, और यही अवस्था मर्जर होती है। और तीसरी सिचुएशन को रिंग डाउन कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम लहरें एकदम शांत होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये ब्लैक होल के मर्जर होने की बाद की सिचुएशन है जब एक महाविलय खत्म हो चुका होता है और ग्रेविटेशनल वेव की मात्रा कम होने लगती है। और ये सारी सिचुएशन उस टाइम लीगो के डिटेक्शन में दिखाई दी थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ये जान पाए कि ये लहरें ब्लैक होल से ही आई है। और सबसे जरूरी ये था कि इन्हीं की वजह से हम ब्लैक होल को जान सकते हैं, क्योंकि हम ब्लैक होल के अंदर जा नहीं सकते और उनकी दूरी इतनी है कि उसके पास पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव की वजह से उसके अंदर क्या चल रहा है सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ तक कि उस वेव्स को हम साउंड में बदलकर सुन भी सकते हैं। अब अगर हम देखें तो 22 अगस्त 2022 को नासा ने एक ट्वीट किया कि हमने ब्लैक होल की आवाज को कैप्चर कर लिया है, और उन्होंने इसको अपनी वेबसाइट पर डाला और इसका नाम ब्लैक होल रिमिक्स रखा गया, और उस आवाज को भी इन्होंने अपने पोर्टल पर डाला ताकि हर कोई इसे सुन सके। और पहली बार इंसान ने इतनी साफ सुथरी आवाज सुनी जो कि ब्लैक होल के द्वारा पैदा की गई थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर नासा ने कैसे ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर किया? तो इसका जवाब है कि नासा ने यूनिवर्स को स्कैन करने के लिए चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को भेजा, ताकि वो यूनिवर्स के हर डायमेंशन को स्कैन करके एक इमेज बना सके। लेकिन जब वो ऑब्जर्वेटरी स्कैन कर रहा था तो
तो उसने देखा कि पास के पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में प्रेशर वेव जनरेट हो रहा था और वो हमारी गैलेक्सी से 240 मिलियन लाइट ईयर दूर था। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये प्रेशर वेव उस क्लस्टर के अंदर मौजूद ब्लैक होल के द्वारा पैदा हो रहा था। और यही चीज नासा वालों को चाहिए थी ताकि वो ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि ये जो प्रेशर वेव जनरेट हुआ था उसके पीछे ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल वेव का हाथ था। इसलिए जब ब्लैक होल ने अपने अंदर से रिपल को पैदा किया तो उसके चारों तरफ मौजूद गैस के बादल में कंपन पैदा हुआ, जिसकी वजह से वहां की गैस में हाई और लो डेंसिटी जैसी सिचुएशन बनी, जैसे कि हमारे वातावरण में बनती है। तो जब हम अपने गले से बोलने के लिए कंपन पैदा करते हैं और उसी को साउंड कहते हैं, तो यानी कि जो आवाज हम सुनते हैं वो मात्र एक कंपन है और उसी कंपन को नासा वालों ने आवाज में बदला। एक बात यहाँ पर समझने लायक ये है कि जहाँ ब्लैक होल होता है उसके चारों तरफ गैस के बादल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए जब भी ब्लैक होल में हलचल होती है तो उसका असर उसके गैस के बादलों में मिलता है। और जब इन गैस के अंदर मौजूद वाइब्रेशन को नासा वालों ने कैप्चर किया तो उसे इन्होंने सबसे पहले क्लॉकवाइज स्कैन किया। हालांकि इससे पहले वो हर साउंड को राइट और लेफ्ट स्कैनिंग करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने इसे क्लॉकवाइज स्कैन किया और जिस आवाज को जो इन्होंने गैस के वाइब्रेशन को देखकर बनाई थी उसे लगभग 144 क्वाड्रिलियन बढ़ा दिया था, क्योंकि ओरिजिनल साउंड इतना कम था कि उसकी आवाज सुन पाना असंभव था। क्योंकि हमारे कानों की कैपेसिटी सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक ही है, इसलिए ब्लैक होल के द्वारा पैदा किया गया ओरिजिनल आवाज इतना कम था कि उसको सुन पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए इसे 144 क्वाड्रिलियन बढ़ाना पड़ा। और आपको हम ये भी बता दें कि 1 क्वाड्रिलियन 10 लाख करोड़ के बराबर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल साउंड कितनी कम रही होगी। और ब्लैक होल ने जो रिपल पैदा किया था उसकी फ्रिक्वेंसी काफी कम थी, क्योंकि जो हमारे आसपास जो साउंड जनरेट होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज के आसपास होती है। यानी कि ये साउंड एयर में 1 सेकंड के अंदर 20 से लेकर 2000 तक अपना साइकिल पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेविटेशनल वेव को पर्सियस गैलेक्सी में एक साइकिल को पूरा करने में 9.8 मिलियन ईयर लग जाता है, यानी कि इसके एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में लगभग 1 करोड़ साल लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव की वेव लेंथ काफी बड़ी होती है और इसलिए इसकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस गैलेक्सी क्लस्टर में ब्लैक होल रिपल छोड़ रहा है उसका साइज कई मिलियन लाइट ईयर बड़ा है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट से भी जाने के बाद भी उसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 1 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि बिग बैंग के दौरान भी ऐसे बहुत से रिपल पैदा हुए होंगे जो काफी ज्यादा एनर्जी कैरी करते थे और इस वजह से कहीं पर गैस की हाई डेंसिटी बनी होंगी और कहीं पे लो डेंसिटी बनी होगी। तो जहां पर डेंसिटी हाई होगी वहां पे गैलेक्सी और क्लस्टर का बनना शुरू हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव ना सिर्फ जानकारी देता है बल्कि बहुत सारी चीजों में यूनिवर्स की मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यूनिवर्स का डीएनए है जो हमें ब्लैक होल से लेके क्लस्टर तक की गहरी जानकारी देता है। अब अगर देखें तो वैज्ञानिक इसे लेकर के भविष्य में ट्रैवल करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसे वार्प ड्राइव भी कहा जाता है। अब अगर वार्प ड्राइव को हम ग्रेविटेशनल वेव से समझे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज लाइट की स्पीड से नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। पर अब ऐसा लगता है कि ये थ्योरी केवल उन वस्तुओं पर लागू होती है, उन चीजों पर लागू होती है जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, पर खुद अंतरिक्ष पर नहीं। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण 13.2 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। अगर हम ये मान के चले कि विस्फोट के बाद ये ब्रह्मांड चारों तरफ समान रूप से प्रकाश की रफ्तार से फैला होगा, तो आज इसका डायामीटर 26.4 अरब प्रकाश वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर खगोल शास्त्री की गणना के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष का है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्पेस की फैलने की गति प्रकाश से तेज रही होगी, यानी कि रिलेटिविटी के सिद्धांत का बैरियर खुद स्पेस पे लागू नहीं होता है, यानी खुद स्पेस प्रकाश से ज्यादा तेज फैल सकता है और सिकुड़ भी सकता है। यानी कि प्रकाश से तेज चलने वाला यान बनाने की बजाय हम अपने स्पेस को प्रकाश की गति से फैलाए तो हम अपने यान को उसके सहारे कहीं भी स्पीड ऑफ लाइट से भेज सकते हैं।
इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें अपनी धरती से मंगल ग्रह पे जाना है, तो हमने बीच में एक स्प्रिंग लगा दी जो कि स्पेस को दर्शाती है। अब हमने एक यान को स्प्रिंग के छोर से कुछ दूरी पे रख दिया और फिर हम उस स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो स्प्रिंग मंगल ग्रह पर पहुंचेगी और उसके साथ वो यान जो उस स्प्रिंग पे बैठा था वो भी मंगल ग्रह के पास बिना किसी एफर्ट के स्पीड ऑफ लाइट से पहुंच जाएगा। और वार्प ड्राइव भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम केवल यान के पीछे मौजूद स्पेस को फैला रहे होंगे तथा इसके आगे के स्पेस को संकुचित कर रहे होंगे, पर यान खुद एक बबल के अंदर सुरक्षित रहेगा तथा इस बबल के अंदर स्पेस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर टाइम डायलेशन के बारे में आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे हम प्रकाश की रफ्तार के करीब पहुंचते हैं समय हमारे लिए धीमा हो जाता है, पर वार्प ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा यान प्रकाश की गति या फिर उससे तेज नहीं चल रहा है। हमने तो केवल स्पेस को फैलाकर उसकी रफ्तार को मात दी है, इसलिए सिचुएशन में समय हमारे लिए बिल्कुल सामान्य रहेगा। अब अगर देखें तो वार्प ड्राइव के लिए ग्रेविटेशनल वेव एक बेहतर साधन हो सकता है, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल वेव भी बड़ी मात्रा में स्पेस में तनाव पैदा करती है और संकुचित भी करती है। और अगर हम किसी तरह से ग्रेविटेशनल वेव को पैदा करना सीख जाए तो हम यान को उन वेव के सहारे कहीं भी भेज सकते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे कि जब समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं तब स्काई डाइव करने वाले बिना किसी सहारे के काफी दूरी तय करते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि स्पेस एक तरह का समुद्र है और उठने वाली लहरें ग्रेविटेशनल वेव है और उस यान की तुलना हम स्काई डाइव करने वाले से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर इतना सारा ग्रेविटेशनल वेव कैसे पैदा होगा, क्योंकि फिर उसके लिए हमें ब्लैक होल के पास जाना होगा जहां पर इतनी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव मिल सके, क्योंकि अभी धरती पे ग्रेविटेशनल वेव पैदा करना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज कि अगर हम ये भी जान सके कि क्वांटम लेवल पर कौन से कण हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को पैदा करते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार ये जान गए तो उनका यूज करके हम ग्रेविटेशनल वेव को पैदा कर सकते हैं और वार्प ड्राइव भी कर सकते हैं। और जैसे कि माना जाता है कि ग्रेविटेशन ही ग्रेविटी फोर्स को कैरी करता है, तो अगर उसे खोज लिया जाए तो ये प्रॉब्लम एकदम से सुलझ सकती है। और तीसरा सोर्स है वो है नेगेटिव मास या फिर एग्जॉटिक पार्टिकल। अगर हम इन्हें खोज लेते हैं तो इनकी वजह से हम स्पेस में लहरें और तनाव पैदा कर सकते हैं और इनका यूज करके हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये नेगेटिव मास रखते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेस को फैलाते हैं। और यही रीजन है कि अगर हम नेगेटिव मास बना ले तो हम वार्प ड्राइव को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और नेगेटिव मास तो अभी तक नहीं खोजा गया है, लेकिन साइंटिस्ट इसको लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उनका मानना है कि एक दिन वो उसको लैब में बना लेंगे। तो देखा आपने, इस सदी की सबसे बड़ी खोज ने कैसे पूरे ब्रह्मांड को समझने का रास्ता दिखाया। और जो सबसे बड़ी चीज थी कि इसने वार्प ड्राइव जैसी उम्मीदों को जन्म दिया। और इसलिए वार्प ड्राइव करना अभी मुश्किल ही है, लेकिन जिस हिसाब से हमने ग्रेविटेशनल वेव को खोजा है तो एक दिन हम वार्प ड्राइव भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो सबसे जरूरी है कि ग्रेविटेशनल वेव के द्वारा पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाएंगे। तो ग्रेविटेशनल वेव की जर्नी में आज इतना ही। तो infinitystream.tv पर ऐसी बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उन्हें आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ये आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और रूबी आपसे मिलेगी और ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए infinitystream.tv के साथ। धन्यवाद।